तो जय हिंद दोस्तों, आपका भी आरआरबी, एनटीपीसी 12th लेवल या चाहे ग्रुप डी, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, जिसमें से जनगणना से 2 से 3 सवाल फिक्स से पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है जनगणना से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। एक एक बात को और एक एक पॉइंट को लिखते चलिएगा और बढ़िया से ये सवाल आने वाला है पेपर में, ध्यान रखिए। देखिए, जनगणना जब 2011 हुआ, जनगणना जब 2011 के हम लेंगे, पहले उससे पहले जनगणना देखिए, सबसे पहले जनगणना जो स्टार्ट हुआ था 1872 में हुआ था। आप जान रहे होंगे कि सर जनगणना का जो स्टार्ट है 1872 में हुआ और इसको करवाया था जिसका नाम क्या था, लॉर्ड मेयो। किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 1872 में जो जनगणना हुआ था ये नियमित रूप से जनगणना नहीं था, नियमित रूप से नहीं था। अब कहिएगा कि सर नियमित रूप से जनगणना कौन था? तो नियमित रूप से जनगणना की अगर हम बात करेंगे, दशकीय जनगणना जो था ये 1881 में हुआ था। जी हाँ, 1881 में करवाया था जिसका नाम क्या था, रिपन भाई। कौन करवाया था? लॉर्ड रिपन। तो जनगणना का शुरुआत करवाया था जिसका नाम क्या था, मेयो। और लेकिन दशकीय जनगणना करवाया था कौन सा, ये 1881 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। अब देखिए, अब सवाल है कि अभी तक कितनी जनगणना हो गया है? तो यहां से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 2011 तक जनगणना की अगर हम बात करें, क्रम कौन सा था? तो 2011 में जो क्रम था ये था 15वीं, यानी कि 2011 में जो जनगणना था शुरुआत से लेकर 15वीं जनगणना था। लेकिन अब सवाल है कि जब भारत आजाद हुआ, 1947 में, तो आजादी के बाद कितना जनगणना हुआ है? तो भारत की अगर हम बात करेंगे, आजादी के बाद जो पहला जनगणना हुआ था 1951 में हुआ था, यानी कि आजादी के बाद जो पहला जनगणना हुआ 1951 में हुआ। तब यहां से गिनना है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आजादी के बाद ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद अगर आपसे पूछेगा कि आजादी के बाद 2011 जो जनगणना है कौन से क्रम का था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्रम है आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7वें नंबर का था, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे पूछेगा कि ऐसे कौन से नंबर का था? 15वीं। क्लियर है? शुरुआत से 15वीं और आजादी के बाद कौन से नंबर का? 7वां जनगणना। यहां से क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्या पूछेगा। अगला अगर हम बात करेंगे, अगला जनगणना पूछेगा कि जनगणना किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, जनगणना की अगर हम बात करेंगे, ये जो जनगणना है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, जनगणना की अगर हम बात करेंगे किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा। अब जनगणना का पूछेगा कि जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होते हैं? जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महापंजीक एवं जनगणना आयुक्त। ध्यान रखिएगा, पहले पूछेगा जनगणना किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं भारत के महापंजीक जनगणना आयुक्त, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब 2011 की जो जनगणना हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सी चंद्रमौली। जी हाँ, 2011 का जो जनगणना हुआ उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं सर, अगला सवाल कि 2011 का जनगणना का अगर हम बात करेंगे, आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि लोगो, यानी कि थीम क्या था, क्या पे आधारित था? तो ध्यान रखिएगा, ये आधारित था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। डायरेक्ट पूछेगा 2011 के जो जनगणना है इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य की अगर हम बात करेंगे, इसका क्या था? ये आदर्श वाक्य था। अब 2011 का जनगणना की अगर हम बात करेंगे, मेस्कॉट पूछता है। मेस्कॉट का मतलब ये होता है शुभंकर। क्या होता है? शुभंकर पूछेगा। क्या पूछेगा? शुभंकर। यानी कि कहेगा कि 2011 का शुभंकर क्या था? तो उस समय थी जिनका नाम क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि 2011 के जनगणना का प्रगणक शिक्षिका जो थी ये मेस्कॉट थी, शुभंकर थी। लेकिन सवाल है कि 2011 के जनगणना से लेकर 2001 तक, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक 10 साल में कितना वृद्धि हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 17.7%। जी हाँ, यहां पे लिखा हुआ है कि भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है 17.7% था। ध्यान रखिएगा, 2001 में जो जनगणना हुआ था और 2011 में जनगणना हुआ था, तो इसके बीच का गैप है 10 साल। तो 10 साल में हमारे यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ था? 17.7% वृद्धि हुआ था। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए 16वीं जनगणना, यानी कि अब जो अगला जो जनगणना हुआ, आपको पता होगा कि जनगणना जो है हमेशा 10 साल पे होता है। अब जब 16वीं जनगणना होगा, यानी कि 16 नंबर का जो जनगणना होगा ये 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा और ये 2 चरण में होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 16वीं जनगणना होगा
1 मार्च 2027 में होगा। ये 2 चरण में होगा। पहला चरण होगा फर्स्ट नंबर और दूसरा होगा सेकंड चरण, यानी कि 2 चरण में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण में। अब सवाल है कि ये जो 16वीं जो जनगणना होगा ये पूर्ण रूप से डिजिटल करण होगा, ध्यान रखिएगा। ये पूर्ण रूप से अगर हम बात करेंगे डिजिटल करण की, अगर हम बात करेंगे जनगणना होगा तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि पूर्ण रूप से क्या होगा, डिजिटल होगा जनगणना कब, 2027 में, 1 मार्च 2027 में। अब 2027 के जनगणना आयुक्त कौन होंगे, तो ध्यान रखिएगा ये होंगे मृत्युंजय कुमार नारायण, ध्यान रखिएगा ये नाम। जैसे सी चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त से, उसी प्रकार से जनगणना आयुक्त की अगर हम बात करेंगे कौन होंगे, मृत्युंजय कुमार। आप देखे होंगे कि अगर आप देखिएगा कि यहां पे 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार ए आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली थे। 2011 में जब जनगणना हुआ तो जनगणना के आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली थे। लेकिन जब सवाल आपसे पूछेगा कि सर 2027 का जनगणना होगा उसमें कौन होंगे, मृत्युंजय कुमार नारायण। अब आगे पूछेगा, आगे कुछ और पूछेगा, ये अब तक कुल कितने जनगणना हुआ है ये पूछेगा। अब बताना है कि अब तक अगर हम बात करेंगे अब तक कुल कितने जनगणना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अब तक कुल की अगर हम बात करेंगे 15 जनगणना हुआ है, अब तक 15 जनगणना। नियमित आधार पे कब कितने नंबर का हुआ है, तो नियमित आधार पे 14 नंबर, क्योंकि 1872 वाला नियमित जनगणना नहीं था। हम बताए हैं कि 1872 वाला जो था मेयो के द्वारा, ये नियमित रूप से नहीं था, नियमित रूप से 1881 वाला जनगणना था जो रिपन ने करवाया था। अब सवाल है कि आजादी के बाद जनगणना किस वर्ष सबसे पहले हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1900, अगर हम बात करेंगे 51 में, 1951 में पहली बार जनगणना हुआ। और सवाल है कि आजादी के बाद अब तक कुल जनगणना 7, आजादी के बाद 7 और आजादी से पहले 1900, आजादी के बाद 1951 और आजादी के बाद 7। अगला सवाल, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में बनने लायक होंगे। चलिए क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी। अब निम्नलिखित में किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी कि निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन से ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे कम था, बताइए। तो ये हो जाएगा, आपको पता होगा कि जिसका नाम क्या था, दमन। 2011 के जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो सबसे कम की अगर हम बात करेंगे इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा दमन। अगला सवाल है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। नकारात्मक यानी कि बढ़ने के वजूद ये घट गया, यानी कि जनगणना बढ़ने के वजूद क्या हो गया, घट गया। तो ध्यान रखिएगा 1911 और 21 वाला जो जनगणना था इसमें नकारात्मक वृद्धि हुआ था, ध्यान रखिएगा 1911 से लेकर 21 में नकारात्मक वृद्धि हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये बताना है कि सर जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है। साक्षर जिला पूछा है, सबसे अधिक पढ़ने लिखने वाला। अभी मत मार दीजिएगा केरल में, नाने बाबू शेर चीफ कौन हो जाएंगे, शेर चीफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो मिजोरम में है। कहां हो जाएगा, मिजोरम में। अगला सवाल एक करना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में लिंगानुपात सबसे उच्च है। अब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो क्या होता है कि कितने पुरुष पे कितने महिला है, 1000 पे कितने महिला है, 1000 पुरुष पे कितना महिला, उसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे, जो सेक्स रेशियो है ये होता है 1000 मेल पे, 1000 मेल पे कितनी फीमेल होगी, इन्हीं को कहा जाता है जिसका नाम क्या है, सेक्स रेशियो। इसी को इंग्लिश में एक कहा जाता है जिसका नाम क्या था, लिंगानुपात। अब सवाल बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में लिंगानुपात सबसे उच्च है, तो ध्यान रखिएगा माहे। कौन से हो जाएंगे, माहे। ऑप्शन नंबर के अगर हम बात करेंगे तो माहे में सबसे अधिक लिंगानुपात उच्च था इस ऑप्शन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा सवाल पूछेगा, ध्यान रखिएगा रेलवे में, तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल, अगला कि 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना की अगर हम बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे तो 121.05 करोड़। जी हाँ, ये 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये कह रहा है सर कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है। अनुसूचित जाति वाला, तो अनुसूचित जाति वाला राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जाति पूछा है। क्या पूछा है, अनुसूचित जाति। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है। अगला सवाल ये कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सबसे अधिक है। अब बताना है कि किसका सबसे अधिक जो है एक केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा प्रतिशत ज्यादा है,
तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लेकिन यहीं पे पूछेगा कि कौन ऐसा यूटी है जिसका डेंसिटी यानी कि घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक था, तो ये हो जाएगा दिल्ली। लेकिन राज्य केवल पूछता कि राज्य कौन सा था जो घनत्व के नंबर 1 पे था, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अपना बिहार। क्या हो जाएगा? अपना बिहार। तो ये भी दोनों पॉइंट आपको लिख लीजिएगा, क्लियर। और सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे सेक्स रेशियो में, सबसे अधिक 2011 के जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो में सबसे अधिक कहां थे, तो ध्यान रखिएगा सेक्स रेशियो सबसे अधिक कहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केरल में। कहां पे? केरल में। और सबसे कम पूछेगा कि सबसे कम अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में। इसीलिए हरियाणा में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना चालू किया गया था। अगला सवाल, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? बताओ तो, क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? बताना कि सबसे दूसरा बड़ा राज्य की अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगला सवाल बताना है कि भारत के उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत के उच्चतम अगर हम बात करेंगे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होगा कि भारत के सबसे उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप पढ़े होंगे जिसका नाम कहता है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की अगर हम बात करेंगे भारत में सिक्किम है। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1872 में करवाया था जिसका नाम कहता लॉर्ड मेयो। किसने करवाया? लॉर्ड मेयो। और दशकीय जनगणना हुआ था जिसका नाम कहता लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल एक और है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता केरल में है। केरल में है जिसके बाद स्थान है, यानी कि कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो साक्षरता केरल में है जिसके बाद स्थान, यानी केरल के बाद दूसरा नंबर पे कौन है ये पूछा है। केरल के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो आपको पता होगा केरल के बाद दूसरा है सेरेचीप। और सेरेचीप की अगर हम बात करेंगे मिजोरम का है, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे अधिक साक्षर में, पढ़े लिखे में केरल, केरल के बाद दूसरे नंबर पे मिजोरम। अगला सवाल, भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में पुरुष और महिला के साक्षरता दर के बीच अधिकतम अंतर है? यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार ये पुरुष और महिला की अगर हम बात करेंगे ये जो अधिकतम दर है काफी अलग है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला सवाल, भारत में उच्चतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? यानी कि भारत में उच्चतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो ध्यान रखिएगा थाने है। कहां पे है? थाने। ध्यान रखिएगा ये थाने को जिला है, पड़ता है महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है, तो ये तो बता दिए जिसका नाम क्या था सेरेचीप। अगला है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बताना है कि भारत में न्यूनतम अगर हम बात करेंगे कि न्यूनतम है, बताओ भारत में न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा दिबांग घाटी। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश वाला। अगला सवाल है ये, तो ये भी वही हो जाएगा दिबांग घाटी। क्लियर है? तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से कोई टॉपिक में, तब तक ध्यान रखिए। कौन से टॉपिक आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।